नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो बड़ी सिंपल सी बात कोट में कही जा रही है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कहने का मतलब अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको ही खुद खड़े होना पड़ेगा, उस गोल के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का सोल्यूशंस आपने यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो ढूंढना है। अपना जो माइंड बनाना है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है, ओके, ना कि प्रॉब्लम को ही डिस्कस करना है, सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन करनी है। तो ये जो हम एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर भी इकोनॉमी के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स उठकर आती हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, साथ में सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आपका होना चाहिए। जो दरिद्र का भाव जो आपके अंदर अगर पैदा होता है तो उसको आपने ही एलिमिनेट करना है। अगर आपने एक टारगेट रखा है कि मैं इस समय पर उठूंगा, इस समय पढ़ाई करूंगा, तो उस टारगेट को उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो उसके लिए आपको खुद को खुद ही पुश करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, ओके। या हर बार आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, हर बार आपके टीचर नहीं बोलेंगे, आपको खुद से आगे होना होगा। अपने बारी की जिम्मेदारी जो है आपको खुद लेनी होगी। तो ये था कोट, बहुत ही बढ़िया कोट है। तो अभी थोड़ी सी नज़र मारते हैं ओवरव्यू के ऊपर। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। इसके बाद हम अभी एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करेंगे, उसके बाद स्पीकिंग ट्री है, फिर फ्रंट पेज से लेकर स्टार्टअप्स एंड टेक तक ये पूरे जो न्यूज़ पूरा का पूरा न्यूज़पेपर है। तो हर एक पेज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसका हम एनालिसिस करेंगे अच्छे से। और लास्ट में 3 कंसेप्ट हैं जहाँ पर आपने वोकेबलरी के वर्ड्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है शीशे के सामने खड़े होकर। इकॉनमी का एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक नक्शा होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अभी हम भारत के जो राज्य हैं उसके जो मैप हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक मैप होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राज्य है, क्या नाम है उसका, और क्या कैपिटल है, कौन चीफ मिनिस्टर है और कौन गवर्नर है। तो चलिए अब फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं भारत सरकार को उनको रेगुलेट करना चाहिए, ना कि उनको बैन करना चाहिए। तो भारत सरकार को इसके ऊपर अच्छे से फोकस करना होगा। तो बात क्या कर रहे हैं इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो भारत सरकार क्या करने जा रही है, इन क्रिप्टो करेंसीज को, फॉर एग्जांपल जैसे बिटकॉइन है, इनको बैन करने के लिए भारत में एक लॉ लेकर आने वाली है। तो उसका जो बिल का ड्राफ्ट है, ठीक है, उसके ऊपर काम जो है शुरू हो चुका है। जल्दी जो है भारत सरकार वो बिल पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। तो ऑथर ये बात कर रहे हैं कि भारत सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए, लॉ नहीं लेकर आना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ। तो आगे यहाँ पर बात करें कि ये क्यों कर रही है भारत सरकार, उसको करने का रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पर भारत सरकार लॉ लेकर आना चाहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये, भारत सरकार चाहती है कि भारत में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके चले। कहने का मतलब कि अभी बिटकॉइन की सिचुएशन ऐसी है, उसके ऊपर जो ट्रस्ट है ना अभी तक वो नहीं बन पाया है। जैसे भारत सरकार काफ़ी पिछले लंबे समय से बोल रही है कि उनका अभी ट्रस्ट इसके ऊपर नहीं बना है। हालांकि 2 दिन पहले ही टेस्ला ने बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की है बिटकॉइंस में, जिसकी वजह से एक दिन के अंदर अंदर ही बिटकॉइन की जो यहाँ पर वैल्यू है उसमें काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला, ओके, काफ़ी बड़ा उछाल उसमें आ गया। तो इसी के चलते यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ऑथर कि इनको आप रेगुलेट करो, ना कि इनको बैन करो। भारत सरकार इसलिए यहाँ पर इसको बैन करना चाहती है कि इन्वेस्टर्स जो है उनका पैसा बर्बाद ना हो जाए कहीं पर, अगर वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू 2017 में थी वो थी, एक बिटकॉइन था $1000 के बराबर, और अभी जो इसकी वैल्यू पहुंच चुकी है वो है $48,000, ओके। एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो $48,000 की है अभी के, आज की जो डेट है। और ये जो उछाल आया है, ये अभी जो 2 दिन पहले इन्वेस्टमेंट की है बिटकॉइंस में टेस्ला ने, उसकी भी एक रीज़न जिसकी वजह से $48,000 तक ये पहुंच चुका है। और इसकी जो प्रोजेक्शन लगाई जा रही है 2030 तक वो है $1 मिलियन, ओके। एक बिटकॉइन जो है $1 मिलियन के बराबर हो सकता है 2030 तक। तो आगे बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये रहेगा कि आप इन्वेस्टर्स को एजुकेट करो, उनको समझाओ कि वो कहाँ पर रिस्क लें, कहाँ पर ना रिस्क लें। मतलब कि वो अपना पैसा वहाँ ना लगाएं जहाँ पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू ही ना हो, ओके। तो वहाँ पर अगर किसी तरीके की भी वो पेमेंट चाहते हैं तो वो वहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा हो सकता है उसका कोई यूनिट निकल कर ही ना आए, उसकी कोई फिजिबिलिटी ना हो,
तो इसके बारे में आप उस वहाँ पर जो है एजुकेशन आप इन्वेस्टर्स को दे सकते हो, समझा सकते हो। ओके, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकल कर आ रही, जहाँ फिर ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि अपना पैसा वो खुद से देखेंगे, खुद से संभालेंगे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो इतना काम आप कर सकते हो। लेकिन दूसरी ओर ये भी बात कर रहे हैं कि इसकी तो वैल्यू निकल कर आ रही है, बिटकॉइन की अच्छी खासी मार्केट जो है डेवलप हो रही है धीरे धीरे इसकी। और अगर बात करें बिटकॉइन की, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड फैशन के तौर पर इसको यहाँ पर क्रिएट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और इसके बाद अभी बहुत बड़े पैमाने पर जो है पोटेंशियल है कि बहुत नंबर ऑफ जो टोकन जो है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है इसमें अपने पास ये ले सकता है, और अच्छी जो है चेन ये आने वाले समय में बना सकता है। और आने वाले समय में जिन जिन भी नेशंस ने बिटकॉइन को अलाउ किया है, इसको बैन नहीं किया है, इसको यहाँ पर डेवलप होने दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उन नेशंस को काफ़ी फ़ायदा जो है मिल सकता है। तो ये आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आगे बात कर रहे हैं कि एज ए प्राइवेट की जो है बिटकॉइन काफ़ी फ़ायदा दे सकता है इन्वेस्टर्स को। ओके, तो अगर किसी की प्राइवेट की ही आप उससे छीन लोगे, तो ये इनसिक्योरिटी की भावना जो है वो पैदा कर देगी इकोनॉमी में। और जिस रेट के हिसाब से ये एक्सचेंज करता रहता है, जो रेगुलर हमारी जो पब्लिक करेंसी होती है, उसके मायने में अगर इसको कंपैरिजन करें, तो ये भावना का यहाँ पर प्रतीत है कि कितने लोग जो है मतलब वो जुड़ चुके हैं बिटकॉइन के साथ, और कितनी एक्सपेक्टेशन जो है इससे लगाकर बैठे आने वाले समय में। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक तरह की भावना है। जो इसकी जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो आप देखने को यहाँ पर देख रहे हो कि एक बिटकॉइन के प्रति कितने डॉलर्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं, कितनी जो है लोग इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं, अगर बिटकॉइन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होता है, इससे चलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इसका भी कोई जो है किसी तरीके का कोई सिचुएशन आप नाप ही नहीं पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी होगी, कंप्यूटर्स चलेंगे, ऐप्स चलेंगी, तभी जो है आप फंड ट्रांसफ़र कर पाओगे, क्योंकि इसका कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं। और इससे आप जो है इस जो क्लाइमेट चेंज होता है इसको भी ये बढ़ा सकता है आने वाले समय में, अगर इनको इकट्ठे हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों को बैन क्यों नहीं कर देती। ओके, तो अगर बैन करने की बात करेगी तो यहाँ पर कोई मोरल ही नहीं निकल कर आता, कोई प्रैक्टिकल रीज़न ही नहीं है कि ऐसा क्यों करे। तो आगे बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान पैदा होता है, ओके, अगर ग्रो अप होते हैं, चाहे मैन है चाहे वोमेन, तो उनको आज़ादी दो कि वो अपने पैसे से जो चाहे वो कर सकें, जहाँ पर भी वो खर्चना चाहते हैं, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको करने दो। सिर्फ ये बात हो कि हाँ भी वो पैसा इस जगह ना इन्वेस्ट हो जाए जिससे दूसरों को नुकसान हो जाए। ओके, मतलब कि दूसरों का नुकसान हो, ये काम नहीं होने चाहिए। और आगे बात कर रहे हैं कि जो लिबर्टी है, ये मतलब निकल कर आता है लिबर्टी का जो प्रैक्टिकल रीज़न है, तो जो आपको यहाँ पर करना चाहिए वो ये है कि इसको आप फैसिलिटेट करो। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ जो है निकल कर आ सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंतर्गत जो है बिटकॉइन काम करते हैं, जिसके अंतर्गत जो जितनी भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं वो काम करती हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बिटकॉइन के अलावा और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो काफ़ी फेमिलियर या पॉपुलर हो चुकी है, उनके नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पिछले एग्जाम जो हो चुके हैं वहाँ पर भी पूछा जा चुका है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है अभी। और ये एक तरह का एक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर है जो कि आने वाले समय में काफ़ी तरह का बेनिफिट जो है पहुंचा सकता है जो भी इनको यूज़ करेंगे उनको। और अगर आप इन क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह से बैन ही कर देते हो तो फिर जो भारतीयों की जो एबिलिटी है, जो बेनिफिट ये यहाँ से डिराइव कर सकते हैं आने वाले समय में, तो उससे ये हाथ धो बैठेंगे। बाकी जितनी दुनिया है वो यहाँ पर इसको बैन नहीं कर रही है, वो बेनिफिट उठा रही है, आने वाले समय में उठा रही होगी, तो उस समय जो है हमारे हाथ जो है कुछ भी नहीं होगा। तो एक बड़ा लॉस जो है हो सकता है हमारे लिए आने वाले समय में अगर इसको हम बैन करते हैं तो। और आगे आखिर में बात कर रहे हैं कि जब भी रेमिटेंस की बात करें हम, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो होता है, जो पैसे एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल अगर भारत से लोग यूएई में जाकर रह रहे हैं, जहाँ कनाडा रह रहे हैं, जहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, तो वहाँ से जब पैसे भेजते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं पैसे भेजने के, इसको हम रेमिटेंस बोलते हैं जो भारत को मिलता है बाहर से। तो इसमें जो कॉस्ट आता है, खर्चा आता है, अगर जितने पैसे भेजे हैं 10 रुपये भेजे हैं तो उसमें 1 आधा रुपये या 50 पैसे जो है वो खर्चा भी आएगा वहाँ पर भेजने का। ये भी कम हो जाएगा आने वाले समय में अगर हम
इन बिटकॉइंस को या क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करते हैं। तो वो ये एक तरह की ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको कि सेंट्रली मैनेज किया जा रहा है, मैनेज कर सकते हैं आने वाले समय में। और इसका जो रेगुलर करेंसी जैसे भारतीय रुपया है, यूएस डॉलर है, इनके अकॉर्डिंग भी जो है इनको हम जो है मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं आने वाले समय में। इसके हिसाब से हम इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हैं आने वाले समय में। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं वो ये कि जो डॉलर है इसकी डिपेंडेंस है पूरे वर्ल्ड में, ये डोमिनेंस करके चलता है, तो इसकी डिपेंडेंस वो कम हो सकती है आने वाले समय में। ओके, अगर हम बिटकॉइन जैसी करेंसी को बैन नहीं करते हैं, इसको डेवलप होने देते हैं तो यूएस क्या करता है, हमेशा अपने डॉलर को ना पूरी दुनिया में बिछा कर रखता है। ओके, कोई भी नेशन है अगर कोई व्यापार करना चाहता है दूसरे नेशन के साथ, चाहे उनकी करेंसी है ही नहीं डॉलर, लेकिन वो डॉलर में ही व्यापार करना पसंद करते हैं, क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इसके ऊपर विश्वास ज़्यादा रहता है, इसकी वैल्यू भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये जो यूएस की एबिलिटी है ना, जो जिस तरीके से वेपनाइज करता है डॉलर को, वो ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन अगर इसको बैन ही कर दिया तो जितनी भी ऐसी एम्बिशंस हैं, आशाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो अभी बात कर रहे हैं जो दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पर बात करें टाइम फॉर बॉन्ड्स दैट बीट इन्फ्लेशन। तो महंगाई बढ़ती जा रही है इकॉनमी में। तो पैंडमिक के बाद की ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी बड़ा है और इसको भारत सरकार कंट्रोल करना चाह रही है। और साथ ही साथ काफ़ी सारी स्कीम्स भी जो है भारत सरकार लेकर आई है कि महंगाई को हम कंट्रोल करके चलें। तो जो हमारी आरबीआई है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो उसके तहत भी जो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है उसको हम 2% से लेकर 6% के बीच में उसको कंट्रोल करके हम कोशिश करते हैं कि इसी के बीच में रहे। लेकिन इस बार पैंडेमिक के बाद 6% से एक्सीड कर चुकी थी ये। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं पेंशनर्स की। जो बंदे रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन आती है, तो वो अपनी पेंशन कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो पेंशन की अमाउंट तो वही रहेगी जो उनको फिक्स आएगी। तो ये ना हो कि उनका पैसा जो है महंगाई के कारण ही जो है खराब होना शुरू हो जाए, क्रॉसिव इफेक्ट जो है उनकी जो पैसे के ऊपर लगना शुरू हो जाए, तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि वो डिपॉजिट कर दें या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम जो चलाई जाती हैं उसके तहत अगर अपना पैसा डिपॉजिट करती हैं तो वहाँ पर रिटर्न बहुत कम मिल रही है, बहुत वहाँ पर गिरावट जो है देखने को मिल रही है। तो अभी समय आ गया है कि भारत सरकार जो है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स जो हैं, ओके, वो जो है वो लेकर आए, ता जो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट इनको मिलता है सीनियर सिटीजन्स को अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, उसको महंगाई जो है ना वो खाना ना शुरू कर दे। तो इसके लिए हमें जो है अपने सीनियर सिटीजन्स की मदद करनी है और भारत सरकार को कहा गया है कि वो आईआईबी जो है वो लेकर आए। तो ये एक स्पेशल फंडा होता है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो खासतौर पे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके पैसे को बचाने के लिए जो है ये आईआईबीस लाए जाते हैं। तो पहले भी ये लाए जा चुके हैं, पहले 1997 में लाया गया, फिर 2014 में लाया गया। तो अभी ये बात कर रहे हैं कि अभी फिर समय आ गया है कि इनको लाया जाए। तो ये जो आईआईबीज होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स जो होते हैं, इनका मेन मकसद क्या होता है, ये लाए जाते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उनके हिसाब से एक प्रोटेक्शन कवर जो है वो प्रोवाइड करती है सीनियर सिटीजन्स को, ता जो कि एक तरीके से उनको अच्छा रिटर्न मिल पाए। अगर जिस हिसाब से महंगाई चल रही है ना, उस हिसाब से जहाँ पर वो इन्वेस्ट भी करेंगे तो उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल पाए और उनकी सेविंग्स है ना वो बची रहे, पैसा खराब ना हो उनका। तो उसके तहत जो है ये आईआईबीस जो है लाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, तो ज़्यादातर जो बैंक हैं वो फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर 6% के आसपास का जो है ब्याज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और कुछ होते हैं जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम होते हैं। और अगर हम बात करें फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स की, तो ये 7.15% का जो है हाई रिटर्न जो है ये पैदा करके यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं सीनियर सिटीजन को। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इसको रीसेट किया जाता है हर 6 महीने बाद। अगर हम फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स की बात करें तो ये फ्लोट करते रहते हैं, ओके, इनका रेट जो है हर 6 महीने बाद जो है फ्लोट करता रहता है। तो यहाँ पर एट 35 बेसिस पॉइंट, ओके, तो 35 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ये फ्लोट करता है हर 6 महीने के बाद, जो भी हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है उसके हिसाब से और उसके अंतर्गत। तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट टूल ही है जो कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये होता है कि अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है
और अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी मिल जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को। और आगे बात कर रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, रिटेल इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स को हमेशा उसके नेगेटिव रिटर्न ही मिलते हैं। जो आमतौर पर अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि सेविंग अकाउंट किसी ने खोला है या किसी ने फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया है, तो अगर कहें कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकल कर आएगा, तो वो नहीं। उस हिसाब से महंगाई दर भी जो है ना कहीं जो है मेंटेन करके चली जाती है, और अच्छा खासा रिटर्न जो बनना होता है वो कई बार नहीं बन पाता। और ऐसा हो जाता है कि समय काल इतना बढ़ जाता है कि जितना पैसा लगाया होता है उस हिसाब से लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे आप मोस्टली अगर देखो, जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेते हैं तो काफ़ी सालों बाद जाकर मैच्योर होती हैं, तो तब तक वो वैल्यू जो है ना बहुत कम हो चुकी होती है महंगाई के हिसाब से, जितनी भी अमाउंट मिलती है। अगर आप अपनी जो LIC या किसी भी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर आप क्लेम करते हो कि हमारा पैसा आप हमें दे दीजिए, तो कोई महंगाई के हिसाब से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यही बात कर रहे हैं कि अच्छा खासा जो रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा जब महंगाई बढ़ेगी। तो जो खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पेंशन इनकम आती है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो कहाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब चीज़ें वो उनको हर्ट हो जाएंगी। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे वो। तो इसके लिए हमें जो है इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो रिस्क निकल कर आ रहा है कि इन्वेस्ट जो इक्विटी में हम करें, खासतौर पर जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग, अगर उनकी बात करें तो इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लो रिस्क निकल कर आएगा। कुछ सेविंग्स जो है वो निकल कर आ सकती हैं अगर वो बॉन्ड्स में अपने जो पैसा है उसको डिप्लॉय करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि सरकार को अभी चाहिए कि OIB इसको लॉन्च करे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसकी वैल्यू हो उसको बचा कर चले खास, और साथ ही साथ अच्छा खासा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पॉजिटिव टर्म में वो प्रोवाइड करे। ओके, और इससे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, उसके ऊपर भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। और एक अच्छी डिसेंट जो है सेविंग ऑप्शन जो है, जो हमारे रिटायरीज हैं, जो बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको अच्छा खासा जो है सेविंग ऑप्शन मिले, बेनिफिट मिले इस चीज़ का। क्योंकि जो आज का वर्ल्ड है, जो एसेट प्राइजेज हैं वो वोलाटाइल है, ओके, बढ़ते चढ़ते रहते हैं, और जो अच्छा जो यील्ड मिलना चाहिए पैसे के ऊपर, डेट के ऊपर, वो नहीं है। और आगे बात करें जो IIBs हैं, इनको कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा, कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो ये पहली बार 1997 में इशू किए गए थे। उस समय भी जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन थी वो प्रोवाइड करनी थी प्रिंसिपल अमाउंट को। इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात नहीं की गई थी तब 1997 में, लेकिन यहाँ पर ऑथर सुझाव दे रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को भी आप बढ़ाओ। लेकिन एक्चुअली जब ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के तहत ही यहाँ पर बात होती है, उसी के ऊपर प्रोटेक्शन मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इससे कुछ इनको यहाँ पर बेनिफिशरीज भी मिले। इसके बाद 2014 में इसको इशू किया गया, तो उस समय भी बॉन्ड्स जो थे काफ़ी अट्रैक्टिव निकल कर आए, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की इसमें, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स अच्छे मिल जाते हैं, तो इन्वेस्टर सोचता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो करते हैं इन्वेस्ट इसमें, और 1.5% हर साल के हिसाब से जो है इंटरेस्ट भी यहाँ पर जो है ऑफर किया जाता है। तो उस समय इतना किया गया था 2014 में। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऑफर किया गया था और जितना यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन था उससे ज़्यादा ही था। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो इन्फ्लेशन रेट निकल कर आता है कि कितनी महंगाई है, उससे ज़्यादा ही ब्याज जो है दिया गया था उस समय जब ये 2014 में बॉन्ड्स इशू किए गए थे। मतलब कि फ़ायदा ही पहुँचाया था जो बुजुर्ग जो इन्वेस्टर्स थे, जो पेंशनर्स थे, उनको। और आगे लास्ट में बात कर रहे हैं कि अगर दोबारा भारत सरकार इसको अभी लॉन्च करती है तो उसको जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। और आखिर में बात करें कि जो ब्याज आप लगाओगे उसको टैक्स फ्री आप करो अमाउंट के हिसाब से। और अगर आप पेनल्टी लगाते हो, अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और जल्दी समय का जो तय सीमा थी, जो तय समय काल था, उससे पहले विड्रॉ कर लिया, तो कुछ ना कुछ पेनल्टी लगती है। तो आप कोशिश करो कि इस पेनल्टी को आप हटाओ, पेनल्टी ना लगाओ। खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं, अगर उनके द्वारा अर्ली विड्रॉल किया जाता है तो ये चीज़ें आपको जो है, ये जो प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं, इनको खड़े नहीं रहने देना है, इन प्रॉब्लम्स को आपने ख़त्म करना है। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड आर्टिकल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इट्स ए 5-4 ईयर प्लान। तो 5-4 कितना हो गया? 1 ईयर। तो कहने का मतलब है कि 1 साल का प्लान जो है होना चाहिए। तो बात यहाँ पर बजट की हो रही है।
हर साल अभी 1 फरवरी को बजट अनाउंसमेंट होती है भारत सरकार की ओर से। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, संविधान में कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा है कि बजट जो है वो पेश किया जाएगा। एक्चुअल में जो स्टेटमेंट लिखी गई है संविधान में आर्टिकल 112 के तहत, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बात याद रखिएगा कि जब बजट सेशन शुरू होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो स्टेटमेंट पढ़ी जाती है उसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, कि एक साल में अब हमारा क्या प्लान है, कहाँ कहाँ पर हम जो है खर्चा करने जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल 112 के तहत जो हमारा जो भारत का जो संविधान है, ये हमें ये हिदायत प्रोवाइड करता है कि आप जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो पार्लियामेंट में और एक बजट तैयार करो। तो ये क्या कहता है, सबसे पहली बात इस आर्टिकल के अंतर्गत जो कही गई है वो है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट स्टेटमेंट of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, in this part referred to as an annual financial statement। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी बजट सेशन शुरू होना होता है, जब बजट अनाउंस होना होता है, तो राष्ट्रपति भी एक भाषण देते हैं। शुरुआत राष्ट्रपति जी के भाषण से होती है। तो राष्ट्रपति भाषण देते हैं, उसमें बताते हैं कि कितना जो है एस्टिमेशन जो है रिसिप्ट, मतलब कितना पैसा इकट्ठा हुआ है भारत सरकार के पास और कितना खर्चा जो है भारत सरकार इस साल करने जा रही है, जिसको फिर बाद में एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पढ़ा जाता है, बताया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फॉर दैट ईयर, मतलब ये इसी साल के लिए होना चाहिए, आपका फोकस जो है इसी साल के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग ही जो है ना ऑथर बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर फोकस करके पूरा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। और दूसरी जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है वो यह है कि द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉयडर्ड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, मतलब आपने हर एक चीज़ के बारे में सेपरेटली बताना है कि कौन सा खर्चा, कहाँ से कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कहाँ कहाँ पर आप खर्चा करने जा रहे हो आने वाले ये वाला जो साल चलेगा, जो नया फिस्कल ईयर होगा उसमें। और इसके अंतर्गत आगे बात कर रहे हैं कि कितना खर्चा आप जो है अभी चाह रहे हैं और कितना जो है आप खर्चा करेंगे जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे। जितना भी पैसा जमा होता है टैक्स रेवेन्यू का या नॉन टैक्स रेवेन्यू का, जितने भी भारत सरकार के पास एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आती हैं, वो सारी की सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होती हैं। और इसी से ही भारत सरकार की काफ़ी सारी सैलरीज निकलती हैं अलग अलग महकमों के लिए, और इसी से ही जो है खर्चा तैयार किया जाता है जो भारत सरकार ने करना होता है आने वाले साल में। तो यही यहाँ पर बात कर रहे हैं, पॉइंट बी में यही बात कर रहे हैं कि जो आप खर्चा करना चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल कर जो है हमने खर्चा पूरा करना है, जहाँ जहाँ पर भी आपने और जो खर्चे आप चाहते हो, तो वो जो है रेवेन्यू अकाउंट जो है वहाँ से आप जो है कर सकते हो। ओके, तो शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। तो ये जो बातें की गई हैं, पहला और दूसरा पॉइंट, दूसरे के अंतर्गत जो ए और बी डिस्कस किए गए हैं, ये कहता है आर्टिकल 112, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब जो ऑथर बात कर रहे हैं, ऑथर किस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों से यही हो रहा है। जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है ना, ये स्टेटमेंट पढ़ी जाती है हर बार, प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, फिर बजट अनाउंसमेंट होती है, फिर प्रधानमंत्री मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ पर चलाते हैं पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के भाषण के बाद में। तो ये 70 सालों से यही प्रथा चलती आ रही है। बजट आता है हर साल, 112 आर्टिकल के तहत जो है बजट प्रेजेंट किया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट के सामने। और जो आने वाला साल होता है, जैसे अभी 2021-22 के लिए की गई है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो ये वाला जो फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च 2022 को ही ख़त्म होगा। तो ये हर साल होता है कि कितनी यहाँ पर पैसा आया, एक एस्टिमेशन बताया जाता है, फिर खर्चे का एस्टिमेशन बताया जाता है भारत सरकार का कि कितना पैसा हम खर्चेंगे, पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। तो वहाँ पर वर्ड यूज़ किए जाते हैं फॉर डैट ईयर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड ये है ओके कि आप उस साल से आगे आपने नहीं बढ़ना है। ओके, तो लेकिन होता क्या है, जब बजट आता है वो एक्सीड कर जाता है अगले सालों तक। ओके, कि आने वाले इतने सालों तक जो है हम इतने पैसे इकट्ठे करेंगे, फलाने प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इस साल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बिग टिकट जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये पिछले साल बजट आया था, तो उसमें ये प्रावधान लाया गया था 102 लाख करोड़ रुपए जो है भारत सरकार खर्चा करेगी। ओके, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसको समय भी ज़्यादा लगेगा, 1 साल के अंदर तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है।
ओके, तो यहाँ पर इस साल भी बड़े टिकट जो इन्वेस्टमेंट जो खर्चा है भारत सरकार ने यहाँ पर बताया है कि इकॉनमी को भी हमने सही करना है। कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया था, उसके तहत भी काफ़ी खर्चा भारत सरकार कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा दे रही है। लेकिन बात कर रहे हैं कि पिछले सालों में जो बजट आए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बैरियर लगाया है कि 1 साल तक लिमिट रख के चलो, तो अभी जब 31 मार्च 2022 तक ये हमारा ये आने वाला फिस्कल ईयर ख़त्म होगा, उसको ये मान नहीं रहे हैं। ओके, जितना पैसा लगना चाहिए उतना यहाँ पर खर्चा भी यहाँ पर जो है ना प्रोवाइड नहीं हो रहा है। लगातार काफ़ी लंबे समय से ये सीरीज चली आ रही है। जो बजट तैयार होता है उस हिसाब से पैसा 1 साल के अंतर्गत नहीं मिलता है उन प्रोजेक्ट्स को जितना मिलना चाहिए, और 1 साल से भी हम एक्सीड कर जाते हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अगर हम बात करें तो उसके अगर संदर्भ में हम बात करते हैं तो वो एक्सीड कर चले जाते हैं 1 साल से भी ज़्यादा। आगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर दी गई हैं कि 2.7 लाख करोड़ जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है दिए जाएंगे। 2.87 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के लिए, 2.23 लाख करोड़ हेल्थ केयर के लिए, 3.5 लाख करोड़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम है उनके अंतर्गत दिए जाएंगे, 1.97 लाख करोड़ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर, और इसके अलावा 1.4 लाख करोड़ जो है वो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है, और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारा पैसा जो है भारत सरकार कह रही है कि वो देगी। लेकिन इन अनाउंसमेंट्स के खिलाफ अगर हम जाकर देखें तो सिर्फ 4.41 लाख करोड़ ही है जो यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है वो दिया गया है 2021-22 के लिए, जो कि मैंडेटेड था आर्टिकल 122 के तहत 112 के तहत जो हमारा संविधान यहाँ पर बताता है। सो इस साल के तहत सिर्फ 4.4 लाख करोड़ ही यहाँ पर जो है एक्चुअल में यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया गया है, बाकी सारी अनाउंसमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ऑथर यही बात करें कि सिर्फ कोई मैजिशियन ही है जो यहाँ पर इन अनाउंसमेंट्स को ना मैच कर सकता है जो हमारे बजट के लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके साथ, तो वैसे ये मुमकिन नहीं है। और लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर, और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो जादू है ये पिछले काफ़ी डिकेड से चलता आ रहा है, और जितनी ज़्यादा एलोकेशन अनाउंस की जाती हैं पार्लियामेंट में जब स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर जो है डेस्क जो है वहाँ पर थोड़ा तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं डेस्क के ऊपर, और इससे एक तरह का यहाँ पर मार्केट में भी उसी तरह का रिएक्शन अपने आप में चलना शुरू हो जाता है कि हाँ भी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर अनाउंस की जा रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं। तो उसी के तहत मार्केट में भी जो है उछाल आना शुरू हो जाता है। तो 1 फरवरी के बाद आपने देखा भी होगा सेंसेक्स काफ़ी जो है उसमें उछाल देखा गया। तो इस बजट में भी 2026 तक की प्रोजेक्शन कर दी गई है, इस साल के बजट में भी। ओके, इस साल का जो लिमिट थी जो कि 2022 31 मार्च तक खत्म होगी, तो उससे भी एक्सीड करके हम आगे चले गए हैं। और एक बार दोबारा जो एनुअल रेमिट है कि जहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें रोकता है कि 1 साल के ऊपर टारगेट करके चलो, हम उससे फिर काफ़ी आगे निकल गए हैं। और एक बार फिर हमने जो है बदतमीजी करके दिखाई है जो हमारा आर्टिकल 112 जो हमारे संविधान का कहता है उसके साथ। और अभी हम बात करने जा रहे हैं स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हेल या हेवन, योर चॉइस। स्वर्ग है या नर्क है जो आपकी चॉइस होती है, ना कि कोई दूसरा आपको यहाँ पर बताता है। तो अगर आपको कोई गुस्सा आता है तो अगर आप अपनी समझदारी वाला जो माइंड है उसको यूज़ करते हो तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, और अगर आपके पास समझदारी वाला दिमाग है ही नहीं तो वही गुस्सा जो है वो पागलपन तक चला जाता है। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर आप अनप्लेजेंटनेस कल्टीवेट करते हो और आप खुशहाली की ओर आगे नहीं बढ़ते हो, ओके, उदासी की ओर आगे जा रहे हो, ओके, बुद्धि खराब कर रहे हो, ऐसे विचार अपने अंदर रख रहे हो, तो ये बढ़ते जाएंगे। और अगर आप कोई भी पर्सन इसकी किसी एक्सट्रीम अवस्था में चला जाता है अनप्लेजेंटनेस की, तो वो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो नर्क में चला गया है। तो इसी तरह अगर आपने प्लेजेंटनेस खुशहाली की बहुत सारी परतें उसके आगे आप निकल चुके हो, एक्सट्रीम स्टेट के ऊपर आप पहुंच चुके हो, तो हम कहेंगे कि वो स्वर्ग की ओर जा रहा है और स्वर्ग में पहुंच चुका है। और जो हेल है, जो हेवन है, कोई प्लेसेस नहीं है, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं कि जो आप एक्सपीरियंस करते हो ओके डेथ के बाद, तो वही आप जो है उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते रहते हो। कहने का मतलब जैसा विचार दिमाग में जाएगा वही विचार आपको आगे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका रास्ता क्या होगा। तो एक बहुत ही लास्ट में स्टोरी एक डिस्कस करें, बहुत शानदार स्टोरी है। तो एक योगी हैं जिनकी उम्र 84 ईयर्स हो चुकी थी।
तो वो अपने जो बाकी जो यंग योगीज थे उनके आसपास, वो उनके आसपास बैठे थे, उनको एक स्टोरी वहाँ पर बता रहे थे, कह रहे थे कि क्या आप जानते हो कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ और मैं स्वर्ग को जाऊँगा। तब बाकी योगीज ने उनको सवाल किया कि आप कैसे जानते हो कि आप जो है स्वर्ग में जाओगे, तो क्या आप जानते हो कि परमात्मा के दिमाग में क्या है, उनके मन में क्या है। तो योगी ने बड़ा शानदार उत्तर दिया। वो कह रहे कि मैं ये नहीं जानता कि उनके माइंड में क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे माइंड में क्या है। तो जैसा मेरा माइंड होगा वैसा ही मेरा रास्ता आगे होगा। तो बहुत ही शानदार आर्टिकल है, इसको समझें और इसको कोशिश करें कि ज़िंदगी में ऐसे विचार को ग्रहण करें जो आपको आगे की ओर लेकर जाए और आपको खुशहाली दे। तो आगे बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो सबसे पहली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, वहाँ पर अभी एक इंटरव्यू लिया है इकोनॉमिक टाइम्स ने निर्मला सीतारमण जी का। बजट के बाद ये पहला इंटरव्यू है इनका यहाँ पर, और काफ़ी सारे क्वेश्चन उनको किए गए, तो उनमें से ही यहाँ पर थोड़ी बातें डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं निर्मला सीतारमण जी की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ओके, तो उनको एक बोर्ड पे, अगर एक बोर्ड के ऊपर हम लेकर आएंगे अगर प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते हैं तो कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि जो इंटरेस्ट है, ओके, अगर बात करें पेंशन्स की और जो सेफ गार्ड है इकॉनमी का, जो इकॉनमी में जो इन्वेस्टर्स है, अगर इनका हम सेफ गार्ड लेकर चलना चाहते हैं, उनको रीअश्योर करना चाहते हो, तो इसमें प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत अहम रोल होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का भी बहुत अहम रोल होगा, और स्टेट ऑन जो एंटरप्राइजेस है उनका भी अहम रोल है। तो उनके ऊपर हम कैसे काम करेंगे, उसी के हिसाब से हमने बजट तैयार किया है। जैसे बजट में बात की गई थी, हम डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जो स्टेट ऑन कुछ एंटरप्राइजेज हैं, PSUs हैं, जिनका कुछ हिस्सा भारत सरकार उसको प्राइवेट कर देगी। कहने का मतलब अगर 100% स्टेक है, उसमें से हो सकता है कि 51% स्टेक जो है वो प्राइवेट को दे दे, 49% खुद रख ले। अगर 51% स्टेक प्राइवेट को जाता है तो फिर जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट की हो जाएगी। तो इसी तरीके से भारत सरकार चाह रही है कि काफ़ी जितने भी यहाँ पर PSUs जो लॉस में चल रहे हैं उनको डिसइन्वेस्टमेंट उनकी की जाए, वहाँ पर उनको प्राइवेट करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और सरकार के पास पैसा भी थोड़ा इकट्ठा हो जाए। तो इसके साथ साथ भारत सरकार कुछ बैंकों को भी जो है प्राइवेट करने जा रही है। जैसे IDBI जो बैंक है, उसको तो उसका नाम ले दिया कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी बात बोल दी कि 2 और बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका क्या नाम होगा इसके बारे में कोई भी बात अभी नहीं की गई है मंत्रालय के द्वारा। और यही बात आगे कर रही है कि एक डायरेक्शनल शिफ्ट जो है बजट में देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट अगर बात करे कि अकेले दम पर जो है स्टिमुलेट करनी शुरू कर दे पूरी इकॉनमी को, वो सही नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी एक अहम रोल है, इसीलिए जो बजट अनाउंस किया गया तो उसमें हर एक अनाउंसमेंट में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करके ही रखा गया है। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर भी एक अहम रोल अदा करेगा। जब ये अपने स्टेक्स ऐसे बेचेंगे तो इनके पास पैसा आएगा, ओके, तो वही पैसा ये आगे इकॉनमी में फर्दर यूज़ करेंगे। और आगे एक सवाल किया गया, जो GST रेट्स हैं इनको मर्ज करने की बात यहाँ पर करी गई है। तो इसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है कि रिकमेंडेशन जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि 12% और 18% का जो स्लैब है GST का, उनको आप मर्ज कर दो आपस में, और जो अभी 5 स्लैब स्ट्रक्चर है हमारा, तो उसको आप कन्वर्ट कर दो 3 स्लैब स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब जो फ्यूचर मीटिंग होगी GST काउंसिल की, तो वहाँ पर ये बात रखी जाएगी, जैसे जिस हिसाब से स्टेट्स के बीच में सहमति बनेगी, और इसको हो सकता है कि 5 स्लैब स्ट्रक्चर या 3 स्लैब स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। और जो आगे जो न्यूज़ है फ्रंट पेज से, यहाँ पर बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में बात कही है, जो कि IT मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया अगर यहाँ पर किसी तरीके की भी डिसहार्मनी या इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ या फिर कोई फेक न्यूज़ या फिर कोई ऐसी न्यूज़ यहाँ पर प्रसारित होती है जो वायलेंस क्रिएट करे हमारे देश में, तो इसके तहत जो है अच्छा खासा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है भारत सरकार इन कंपनीज़ के खिलाफ लेगी। तो बहुत सारी कंपनीज है सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इसके अलावा व्हाट्सएप है, जिसके रिगार्डिंग जो है फेक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से फैला दी जाती है। और ये जो अदारे हैं ये भी कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं कि फेक न्यूज़ है, इसको आइडेंटिफाई करें, इनको कैसे इसको पकड़ें। तो भारत सरकार का भी यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म जो है यहाँ पर किया जा रहा है। भारत सरकार यहाँ पर बात कर रही है कि गवर्नमेंट का आप क्रिटिसिज्म करो जितना चाहे करो, लेकिन अगर कोई फेक न्यूज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब गलत खबर अगर कोई चला रहा है जिसका कोई मूल ही नहीं निकलता, तो उसके तहत अब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्ड, व्हाट्सएप और जितने भी तरह की यहाँ पर कंपनीज हैं। और साथ साथ पार्लियामेंट में उन्होंने ये भी बात कही है कि गवर्नमेंट इसके लिए भी कमिटेड है कि मीडिया की आज़ादी जो है
उसको नहीं यहाँ पर जो है ख़राब किया जाएगा। ओके, जो उनके इंडिविजुअल राइट हैं, जो जुडिशरी की यहाँ पर इंडिपेंडेंस को यहाँ पर बरकरार रखा जाएगा, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और आगे बात करेंगे सोशल मीडिया के चलते जो यूएस में कैपिटल हिल में देखने को मिला, जो सोशल मीडिया का रोल था इसमें, और जैसे रिपब्लिक डे में वायलेंस हुआ भारत में, तो ये दोनों चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक्सपर्ट ने यहाँ पर, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि अभी समय आ गया है कि रेगुलेशन कर दी जाए। जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जैसे ट्विटर है, जो बातें पहुँचाते हैं, एक की बात दूसरे को पहुँचाते हैं, और इतने तरह के जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो इनको रेगुलेट किया जाए किसी न किसी तरीके से, और भारतीय लॉ के तहत जो है काम करें आने वाले समय में। और जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है फ्रंट पेज से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्विगी की। स्विगी भी जो है ये 700 से 800 मिलियन जो डॉलर है, ये जो है आने वाले समय में रेस करेगा मार्केट से। जो कंपनीज इसको फाइनेंस करने जा रही हैं उनके नाम है QIA, GIC एंड फैल्कॉन एज। तो ये कंपनीज हैं कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, स्विगी में इन्वेस्टमेंट करेंगी, और कुछ नए इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर जो है ज्वाइन हो सकते हैं। और इससे जो वैल्यूएशन है स्विगी की, वो $5 बिलियन तक पहुँच जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट इतनी यहाँ पर आ जाती है। तो अभी के लिए 3.7 बिलियन का यहाँ पर वैल्यू एसेट है स्विगी का। और इसका राइवल कौन है? इसका राइवल है जोमेटो। जोमेटो भी दूसरी ओर जो है यहाँ पर IPO के तहत $500 मिलियन जो है वो यहाँ पर रेस करना चाह रहा है। तो जोमेटो जो है यहाँ पर जो वैल्यूएशन है इसकी, वो भी चाह रहा है कि 6 से 8 बिलियन डॉलर की उनकी हो जाए। तो जोमेटो एक गुड़गांव बेस्ड ये कंपनी है जो कि यहाँ पर फूड डिलीवरी के तौर पर काम करती है, और स्विगी, ये दोनों का काम सेम ही है। और IPO का मतलब क्या होता है? IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो ये कंपनीज एक बॉन्ड इशू करेंगी, उसी के तहत इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और ये पैसा जुटाएंगी और दिखाएंगे कि हमारा एसेट सबसे ज़्यादा है, हम सबसे बढ़िया प्लेयर है मार्केट में, और हमारी कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करो। जैसे होता है ना कि एक शक्ति प्रदर्शन होता है पार्टीज़ का, शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया कि हमारे पास बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। जब कोई रैली होती है तो बहुत सारी पार्टीज इकट्ठी होती हैं कि सभी पार्टीज हमारे साथ है। और इसी तरह का कोई कंपनी अगर चला रहा है तो वो भी IPO के तहत पैसा इकट्ठा करता है और दिखाता है, देखो मेरे पास काफ़ी स्ट्रेंथ है इन्वेस्टर्स की, मेरे पास काफ़ी पैसा है और मेरे पे आप विश्वास रखो, इन्वेस्ट करते चलो, आपको अच्छा खासा जो है रिटर्न मिलता रहेगा। और आगे जो न्यूज़ है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज से। तो यहाँ पर जो पैगोंग लेक का जो टेंशन चल रही थी भारत और चाइना के बीच में मई महीने से, मई 2020 से, तो यहाँ पर पुल बैक होगा। तो यहाँ पर 5 दिन का समय लगेगा। ये बातें आई हैं जो राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, तो पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया है कि क्या क्या सिचुएशन चल रही है अभी, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो चाइना की आर्मी है, वो अभी अपने ट्रूप्स कम करेगी। जो फिंगर एरिया है, जो वो लेक है पैगोंग लेक, उसके आसपास जो फिंगर एरिया बनता है, तो वहाँ पर अपने सेना कम करेगी। और चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो भी परहेज़ करेंगे पेट्रोलिंग करने से, कि अभी पेट्रोलिंग वो नहीं करेंगे वहाँ पर जब तक फर्दर नोटिस नहीं आ जाता। और चाइना अपने जो टैंक्स हैं उनको बैक कर रहा है। इसके अलावा जो भी आर्मर यूनिट्स हैं जो रैचन ला प्लेस पर जो तैनात थे वहाँ से बैक कर रहा है, वापस लेकर जा रहा है। तो रैशन ला लेक कहाँ पर है? ये जो पैगोंग लेक है उसका जो साउदर्न हिस्सा है वहाँ पर इसको रैशन ला है। ये आप ध्यान रखिएगा, जितने भी तरह के लॉ होते हैं, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं कि ये एरिया कहाँ पर पड़ता है। तो लद्दाख में है, लद्दाख में पैगोंग लेक है, ओके, तो उसी का साउदर्न हिस्सा है जहाँ पर ये एरिया है लेचन ला, जहाँ से अभी जो है ये यूनिट्स जो है अपने बैक कर रहे हैं। ये स्टेप उठाए गए हैं, ये म्यूचुअल और रेसिप्रोकल स्टेप होंगे। कहने का मतलब आपसी सहमति हुई है, जैसे भारत यहाँ पर स्टेप लेगा उसी तरीके से चाइना लेगा, जैसे चाइना यहाँ पर स्टेप लेगा उसी तरीके से भारत लेगा। अगर चाइना पीछे कर रहा है अपने टैंक्स तो भारत भी करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन डिफेंस मिनिस्टर ने दी है पार्लियामेंट में। और इसके अलावा जितने भी तरह के स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए हैं अप्रैल 2020 से लेके, चाहे वो नॉर्दर्न हिस्सा है चाहे वो साउदर्न हिस्सा है उस लेक का, तो उनको अभी रिमूव कर दिया जाएगा। और जो लैंड फॉर्म्स थे, ओके, लैंड फॉर्म्स जिसके तहत ये बॉर्डर की यहाँ पर हदबंदी की गई थी, उन्हीं को यहाँ पर रिस्टोर किया जाएगा, ऐसा कहना है डिफेंस मिनिस्टर जी का। और साथ ही साथ ये भी बात कही है कि भारत के जो क्लेम है वहाँ पर बॉर्डर इश्यूज के तहत, उनको नहीं छोड़ेगा भारत। जहाँ पर भारत का क्लेम है कि ये इसको हम लाइन मानेंगे, अपनी हद मानेंगे, तो यही है। तो चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को अभी जो नॉर्दर्न बैंक का हिस्सा, जो नॉर्दर्न किनारा है, वहाँ पर अभी रखेगा। जो यहाँ पर फिंगर 8 वाला इलाका है, तो वहाँ पर अभी तक वो अपने ट्रूप्स रखेगा। और जो भारतीय ट्रूप्स हैं
वो भी जो है फिंगर 3 के जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बेस बनाकर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर वो अभी रहेंगे। तो ये है पूरा का पूरा डिसंगेजमेंट प्लान। 9 महीने के बाद जो है भारत और चाइना एग्री हुए हैं कि अपने ट्रूप्स को जो है वो पीछे कर रहे हैं, आर्मर्स को पीछे कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोकेशंस आ रही हैं ईस्टर्न लद्दाख वाली साइड से, तो वहाँ पर जो है डिसंगेजमेंट करना उन्होंने अभी शुरू किया है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहली बात, जो फिंगर एरिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ पर चाइना ने काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। फिंगर 8 और फिंगर 4 वाला जो एरिया है उसके आसपास का एरिया, वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जैसे बंकर वगैरह बना दिया है, ट्रूप शेल्टर्स बना दिए हैं, मशीन गन डिप्लॉय कर दिए हैं, और जितनी भी आर्टिलरी पोजीशंस हैं कि कहाँ कहाँ से वो हमला करेंगे भारत के ऊपर, वो सभी पोजीशंस उन्होंने बनाकर वहाँ पर रख ली हैं। तो अभी एग्रीमेंट क्या हुआ है, एग्रीमेंट में ये बात कही गई कि चाइना जो है अपने ट्रूप्स को फिंगर 8 वाले एरिया से अभी बैक करेगा, और जिस तरीके का स्टेटस था मार्च वाले महीने में, मार्च 2020 में, उसी स्टेटस पर वापस कायम आएगा, वापस कायम करेगा उसको। और जितनी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी की है फिंगर 8 और फिंगर 4 वाले एरिया के बीच में, जितना की भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने खड़ी की है उसको डिसमेंटल करेगा वो। और भारत भी अपने ट्रूप्स को वापस बुलाएगा टू इट्स धान सिंह थापा पोस्ट नियर फिंगर 3। ओके, जो फिंगर 3 के आसपास की जो इनकी पोस्ट है वहाँ पर ही वापस बुलाएगा उनको। और जो जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता तब तक दोनों साइड की ओर, जितना भी फिंगर एरिया है दोनों साइड की ओर किसी तरह की पेट्रोलिंग जो है वो नहीं होगी। और आगे बात कर रहे हैं जो साउथ बैंक वाला एरिया है वहाँ की, तो उस लोकेशन में भारत ने जो है जो की लोकेशंस निकल कर आती हैं चुसूल की, तो वहाँ पर उन लोकेशंस को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो वहाँ पर एक तरह का प्रेशर चाइना के ऊपर बनाकर रखा हुआ है कि जो फिंगर एरिया है वहाँ से वो पलायन करे, वहाँ से बाहर निकले। तो साउथ बैंक के ऊपर जो है भारत जो है वो यहाँ पर दबदबा बनाकर बैठा हुआ है, और दूसरी ओर फिंगर एरिया में चाइना जो है वो दबदबा बनाकर बैठा हुआ था। तो अभी एग्रीमेंट यही साइन हुआ है कि जो टैंक्स और आर्मर जितने भी यहाँ पर चुसूल के आसपास है उनको डिसंगेज किया जाएगा भारत की ओर से भी। और जिस तरीके से चाइना यहाँ पर विड्रॉल करेगा फिंगर एरिया में, तो उसी तरीके से फर्दर डिसंगेजमेंट जो है ट्रूप्स की करेंगे भारत सरकार भी यहाँ से। और जितनी भी की हाइट्स भारत ने ऑक्यूपाई की हैं तो उनको अभी खाली कर दिया जाएगा जब ये चीज़ श्योर हो जाएगी कि चाइना ने जिस तरीके से प्रॉमिस किया है कि वो फिंगर एरिया को रिमूव करेगा, और उसी तरीके से हम भी यहाँ पर चुसूल वाला जो एरिया है, जो की लोकेशंस है, उनको हम खाली करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद है डेप्सैंग गोगरा वाला एरिया। तो यहाँ पर जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उन्होंने ट्रूप्स यहाँ पर जो है जो डेप्सैंग जो प्लेन है उसके आसपास अपने ट्रूप्स को यहाँ पर तैनात किया हुआ है, जो कि जो भारत का वहाँ पर डीबीओ एयरफील्ड है जिसको वो यहाँ पर थ्रेटन करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने जो गोगरा एरिया है तो वहाँ पर भी अपने जो फौजी हैं ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पर आगे फॉरवर्ड कर दिया है, भेज दिया है। तो यहाँ पर क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये जो इश्यूज हैं इनको डिटेल में पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद जो है डिसएंगेजमेंट जो है उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो सीनियर कमांडर्स होंगे वो एक तरीके से जो है बाकी के जो इश्यूज रह जाएंगे उनको टेकअप करेंगे, देखेंगे। जैसे गोगरा का इशू रह गया, डेप्सैंग का इशू रह गया, तो इनके ऊपर फिर विचार किया जाएगा। और आखिर में बात कर रहे हैं जो दोनों साइड जो है अगर एग्री करती हैं, वेरिफिकेशन होता है, ट्रूप्स विड्रॉल होता है दोनों साइड से, तभी जो है आगे काम होगा। और ये सब चीज़ें की जाएंगी ड्रोन की मदद से, और यूएवी जो वाहन होते हैं जिनको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल भी हम बोलते हैं उनको यूज़ किया जाएगा। ग्राउंड वेरिफिकेशन टीम्स को भी यहाँ पर लगाया जाएगा कि वो भी वेरीफाई करें, तब जाकर जो है एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि हाँ भी सारा काम सही तरीके से हुआ है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये भी सेम पेज से है। तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने प्रॉमिस किया है एक मौताज की एक कम्युनिटी है बंगाल में, तो उनको भी जो है सिटीजनशिप दी जाएगी अंडर CAA। और जब ये वैक्सीनेशन की यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करके जो है इनको सिटीजनशिप जो है वो अवॉर्ड की जाएगी। तो अब बात करें कि मौता कम्युनिटी ये कहाँ की है, ये बंगाल वाली साइड यहाँ पर ये कम्युनिटी आप पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इनको नाम सुद्रास भी बोलते हैं। ओके, नामसुद्रास भी इनको बोलते हैं। इनको एज ए शेड्यूल्ड कास्ट जो है क्लासीफाई किया गया है मौताज कम्युनिटी को, या फिर नाम सुद्रास अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक लो कास्ट यहाँ पर हिंदू रेफ्यूजीज जो है इनको माना जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में यहाँ पर माइग्रेट करे थे बांग्लादेश वाले रीजन से।
पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर वो रह रहे हैं, लेकिन उनको सिटीजनशिप अभी तक जो है अलॉट नहीं हुई है। तो ये जो कम्युनिटी है, ये स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, और ज़्यादातर जो लोग इनके पाए जाते हैं वो जो नॉर्दर्न हिस्सा है बंगाल वाला, वहाँ पर रह रहे हैं, और जो साउदर्न 24 परगनास वाला एरिया है, तो वहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो खास तौर पे जो ज़िले जहाँ पर ये फैले हैं वो नाडिया है, हावड़ा है, कूच बिहार, नॉर्थ एंड साउथ दीनाजपुर, ओके, एंड मालदा। तो इन एरियाज में ये लोग रहते हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत को अपना जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसको स्केल अप करना होगा 10 गुना ज़्यादा, अगर अपने टारगेट्स को समय रहते मीट करना है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी है जो भारत में वैक्सीन बनाकर प्रोवाइड कर रही है भारत सरकार को, और भारत सरकार आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो सबसे पहली जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड, जिसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और दूसरी है कोवैक्सीन, इसको भारत बायोटेक बना रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखें। और अभी तक इन कंपनीज ने 165 लाख जो डोजेज हैं वो अभी तक गवर्नमेंट को दे दी हैं, और इस अब तक के लिए जो खर्चा आया वो है 350 करोड़ रुपए। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कह रहा है कि वो 1 करोड़ डोजेज की सप्लाई जो है 1 महीने में वो दे सकते हैं। इसके अलावा भारत जो है 9.7 करोड़ डोजेज जो है वो WHO से भी जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहाँ से भी हमें मिलेंगी। WHO भी एक यहाँ पर प्रोग्राम चला रहा है कोवैक्स फैसिलिटी नाम का, तो आने वाले 3 महीनों के अंतर्गत वहाँ से भी 9.7 करोड़ जो डोजेज है हमें मिल सकती हैं। तो हमें इनको अभी स्केल अप करना होगा। तो अभी जो एवरेज जो वैक्सीनेशन है वो 3 लाख पर डे निकल के आ रही है, कि 3 लाख लोगों को एक दिन में जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है 10वां हिस्सा है। जितने लोगों को हमने यहाँ पर टारगेट करना है ना, उसका सिर्फ 10वां हिस्सा है जो हम एक दिन में कर रहे हैं। मतलब कि अभी बहुत बड़े पैमाने पर करना होगा। और कुछ यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अभी जो सेकंड डोज वैक्सीन का निकाल के लेकर आना, उसमें थोड़ा डिले यहाँ पर करे गवर्नमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर है टू बी रोप्ड इनटू द एक्सपैंड वैक्सीनेशन ड्राइव, की प्राइवेट सेक्टर भी अभी आगे आए, वो भी पैसा लगाए, वो भी यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करे लोगों को आकर। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी सेम पेज से है। तो यहाँ पर कार की सेल्स की बात कर रहे हैं कि अभी टॉप गियर में चल पड़ी हैं सेल्स। काफ़ी लंबे समय बाद जो है इनकी सेल्स थोड़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। जनवरी में भी यहाँ पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक सेल की बात कर रहे हैं कि घरेलू वाहन कितने यहाँ पर बिके हैं। तो जनवरी 2020 की बात करें, पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 2,48,840 थे। अभी जनवरी 2021 में 11% की यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, 2,76,000 के आसपास हो गया। 2 व्हीलर्स में भी यहाँ पर 6.63% का जो है राइस देखने को मिला इनकी सेल में। जो 3 व्हीलर्स हैं उनमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अगर कंपैरिजन करें पिछले जनवरी 2020 की 2021 के जनवरी महीने तक, तो यहाँ पर -56% का जो है गिरावट देखने को मिली है। तो इस सब में टाटा मोटर्स की जो सेल है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। और इस सर्वे को किसने किया है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सियाम इसको बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब बनाई गई, इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे जो न्यूज़ है ये है एटी मार्केट वाले पेज में से। तो यहाँ पर ITC जो है इसकी यहाँ पर जो बिजनेस है, खासतौर पर जो FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का जो बिजनेस है, यहाँ पर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसमें जागा है। तो सिगरेट से लेके हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं ये कंपनी बनाती है ITC। तो इसकी जो परफॉर्मेंस निकल कर आई है उसमें 5% का इंक्रीज देखने को मिला है जो ग्रॉस सेल्स यहाँ पर हुई हैं, और 11% का जो है ड्रॉप देखने को मिला है जो इनकी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो इस कंपनी को 24 अगस्त 1910 को बनाया गया था। तो सबसे पहला नाम इसका था इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बाद में इसकी जो ऑनरशिप थी उसको इंडियनाइज्ड किया गया, ओके। और इसका नाम बदल के जो है इंडिया टबैको कंपनी रखा गया 1970 में। और अब से लेके अब तक इसको हम ITC के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ये बनाती है। तो ये इसका चार्ट है, इसका एक स्नैपशॉट है कि किन किन एरियाज में इसने अच्छा काम किया और कितने परसेंटेज इसमें जो है चेंज देखने को मिला है। तो आगे जो न्यूज़ है ये है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज से। तो यहाँ पर एक मूडी एक रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की जो रेटिंग करती है कैपिटल के हिसाब से। तो यहाँ पर कह रही है कि जो हमारे PSBs हैं यहाँ पर शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है कैपिटल का, पैसे का, तो उससे कमज़ोर हो सकते हैं। एक शॉक जो है हमारे PSBs को लग सकता है। और यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की इकॉनमी जो है 2021 में रिकवर जो है करेगी आगे आने वाले समय में, लेकिन
जो बैंक की अगर एसेट क्वालिटी की बात करें यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको जो है कमज़ोरी देखने को मिलेगी, वो उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। और हालांकि भारत सरकार ने अभी इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्फ्यूज़न देने की यहाँ पर बात की है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में इतना कैपिटल वो देंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो जो अभी तक की जो पिक्चर निकल कर आ रही है, तो अभी जो जहाँ पर एसेट क्वालिटी की अगर बात करें, तो जो 5 यहाँ पर पीएसबीज की बात करें, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ओके, तो पहला यहाँ पर पहले 9 महीने थे फिजिकल ईयर 2021 के, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली। जो पिछले साल की अगर हम बात करें फिजिकल ईयर 2020-21 की, तो उस हिसाब से यहाँ पर बात करें कि ईयर ऑन ईयर जो यहाँ पर एवरेज जो फॉल है ग्रॉस एनपीएल रेशो की, वो अभी बढ़ता जा रहा है। एनपीएल मतलब है नॉन परफॉर्मिंग लोन्स मतलब कि जो पैसा लोगों ने लोन उठाया था उससे बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ओके, मतलब जिसने भी लोन उठाया था, जहाँ तो उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से वो अभी इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, तो बैंकों के लिए वो लोन जो है नॉन परफॉर्मिंग लोन जो है बन चुके हैं। तो अभी के लिए बहुत सारे लोन ऐसे हैं अभी तक जिनको फॉर्मली क्लासीफाई नहीं किया गया है बैंकों की तरफ से, लेकिन वो प्रोसेस में अभी जुड़ चुके हैं। तो बैंक यहाँ पर एमएस को भी जो है लोन यहाँ पर दे सकते हैं रिस्ट्रक्चर करने के लिए, अभी तक जो ये मार्च जब तक एंड नहीं होता तब तक। और इसके अलावा 0.7 से 2.6% तक जो है ग्रॉस लोन जो है वो रिस्ट्रक्चर किया जा चुका है 5 बैंकों के द्वारा। तो अभी और भी जो है इसकी आस लगाई जा रही है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन जो मटेरियलिस्टिक लेवल पर अगर हम देखें तो वो अभी वो नहीं बढ़ रही है, हालात ख़राब ही है बैंकों के। तो आगे जो न्यूज़ है ये इकोनॉमी वाले पेज से है। तो यहाँ पर बात करें जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनको काम एलोकेट नहीं हो रहा है। तो जितने यहाँ पर रूरल जो हाउस होल्ड निकल कर आते हैं जिनको काम मिलना चाहिए था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, तो अभी उनको काम नहीं मिला है। तो जिनको काम नहीं मिला है इनकी गिनती अब 7.8 मिलियन तक जो है पहुंच चुकी है जनवरी महीने तक। तो ये अभी ऑल टाइम हाई है। ये वाला 2020-21 वाला जो फिजिकल ईयर है, अभी तक ये ऑल टाइम हाई है कि जिसको इतने नंबर ऑफ लोग हैं जिनको काम ही नहीं मिला मनरेगा स्कीम के तहत। तो यहाँ पर स्टेट्स अपनी बात कर रहे हैं कि अभी स्टेट्स ने बहुत स्लो काम किया है यहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर। तो अभी डिमांड कितनी ज़्यादा थी, 26.2 मिलियन लोगों की डिमांड थी कि हमें काम चाहिए, लेकिन सिर्फ 18.4 मिलियन जो लोग हैं जिनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली है, जो गवर्नमेंट डाटा है उसके हिसाब से। कहने का मतलब काम की डिमांड तो बहुत ज़्यादा, लेकिन काम प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो मनरेगा के तहत जो है गारंटी मिलती है कुछ दिनों की यहाँ पर रोज़गार की, जिसके तहत काम दिया जाता है और उनको पैसे मिलते हैं, दिहाड़ी मिलती है। तो वो कितने दिन का मिनिमम रोज़गार होता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये डाटा आपके पास सामने चार्ट पड़ा है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से महीने के हिसाब से डिमांड थी और किस तरीके से यहाँ पर जो है वर्क एलोकेट किया गया है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कंपनीज वाले पेज है। तो जैसे हमने कुछ दिनों से बात की है कि ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यहाँ पर टसल चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अकाउंट्स बोले थे कि आप इनको सस्पेंड करो। तो उसी के चलते अभी ट्विटर के खिलाफ भी काफ़ी सारे हैशटैग निकलने शुरू हो गए हैं, जैसे बैन ट्विटर, ट्विटर हिपोक्रेसी, कूप ऐप चलाओ, ठीक है, इसके बाद बैन ट्विटर इंडिया, बीजेपी गवर्नमेंट डिक्टेटिंग ट्विटर। तो इस तरीके से बहुत सारे हैशटैग निकल कर आए हैं बुधवार को। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको अभी ये इसी कदम से सीख रहे हैं। तो उन्होंने अभी एडवर्टाइज करना अभी बंद कर दिया है, अपने कदम पीछे हटा दिए कि अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो किसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट जो है वो अभी नहीं प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रांड स्ट्रेटजी एक्सपर्ट है जिन्होंने इसके बारे में यहाँ पर बात की है। तो ट्विटर जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जिस तरह का कोई प्रेशर यहाँ पर चल रहा था, अभी उसने भी कोशिश भी की है कि मेंटेन करे। कल हमने बात की थी कि काफ़ी अकाउंट्स ट्विटर ने अभी बंद कर दिए हैं जो भारत की गलत इमेज जो थे रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरी दुनिया के सामने। तो इसी से सीखते हुए जो बाकी ब्रांड्स हैं वो भी अपना संभल कर कदम रख रहे हैं अभी, कि कहीं ट्विटर का जो गुस्सा है वो उनके ऊपर ना निकलना शुरू हो जाए, इसलिए वो अभी बिल्कुल सही तरीके से एडवर्टाइजिंग को हटाकर जो है काम कर रहे हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक के जो पेज है उसमें से। तो यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी बिल जो है भारत सरकार लेकर आने वाली है, जिसकी वजह से एक तरह का लीगल टसल जो है वो शुरू हो सकता है आने वाले समय में। जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा हुआ है उनके और जो भारत सरकार के बीच में। तो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 यह भारत सरकार लेके आने वाली है, जिसके तहत जो ये जैसे हमने अभी आर्टिकल पढ़ा है इसके बारे में, भारत सरकार बैन कर सकती है बिटकॉइन को। और इससे जो एक्सचेंजेस होंगी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वो किस तरीके से यहाँ पर टसल होगा गवर्नमेंट और एक्सचेंजेस के बीच में, तो किस तरीके की डेफिनेशन होगी बिल की, किस तरीके की क्लासिफिकेशन होगी, क्या यूज़ होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी देखो जैसे 46,000 के पार ये चला गया है बिटकॉइन। एक बिटकॉइन जो है
लगभग जो है $46,000 के बराबर है। तो इन्वेस्टर्स में अभी डर भी है कि अभी एग्जिट करेंगे, खासतौर पर जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। इसके अलावा एक्सचेंजेस ने यहाँ पर ये क्लेम किया कि किस तरीके का यहाँ पर जो है जो क्रिप्टो एसेट जो है प्राइवेट नहीं है। अगर गवर्नमेंट बैन भी करती है इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को, फिर भी वो आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज होगी क्रिप्टो करेंसी की, उसके रिगार्डिंग जो भी लॉ बनाया जाएगा उसकी पहले पड़ताल की जाएगी, फिर मुकदमा भी किया जा सकता है ओके भारत सरकार के खिलाफ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर 90 दिन दिए हैं इंडियन इन्वेस्टर्स को कि अपना पैसा लिक्विडेट कर लो और इससे बाहर निकलो। और आगे है शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी वर्ड्स आपके सामने है, इंट्रिंसिक, सब्सिक्वेंटली और स्टीप, स्वाभाविक, बाद में और खड़ी। तो इनको आप यूज़ करो अपनी डेली रूटीन में। तो आज का जो इकोनॉमिक कंसेप्ट में जो आज का टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ये क्या होता है? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि लोगों को मोटिवेट करना कि इस तरीके की अप्रोच लगाओ कि अपनी मदद आप खुद करो, खुद यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च करो, उसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश करो। अपनी जो रोजाना की ज़िंदगी है फार्मिंग में, होम मेकिंग में, कम्युनिटी लिविंग में, इसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करो खुद से रिसर्च करके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करती है इस तरीके की चीज़ जिसको हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बोलते हैं हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट में। तो लास्ट में ये नक्शा है, इसको पहचानिए कौन सा राज्य है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। जो कल का आंसर था वो था तमिलनाडु। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।